Welcome to EduRev. Hello everyone, I am your mentor Anil Kumar sir. I have done my MBA from Symbiosis Institute of Business Management, Pune. For the last 18 years, I have been training students for CAT, SAT and other MBA entrance examination. More than 500 students whom I have trained have got into top B schools of India like AMS, Excelroy, Symbiosis, Narsimhanji, etc. Today, we'll start with logical reasoning section of CAT, and our topic for today would be arrangement part 1. One of the most important topic of CAT. Now about logical reasoning section. Different exams have asked different number of questions in reasoning. For example, CAT ने 16 क्वेश्चन पूछा है, चार सेट ऑफ क्वेश्चंस, चारों में चार चार क्वेश्चन. जैट में 21 क्वेश्चन पूछा जाता है, बट वहां पे जैट में रीजनिंग के नाम से नहीं आता, डिसीजन मेकिंग के नाम से आता है, डीएम के नाम से आता है 21 क्वेश्चन. स्नैप में 35 क्वेश्चन आता है, एनमेट में 36 क्वेश्चन आता है, और यहाँ पे टाइम भी दिया गया रहता है 40 मिनट्स. दैट मीन्स 40 मिनट के अंदर आपको 36 क्वेश्चंस रीजनिंग का बनाना होता है. नाउ अरेंजमेंट, व्हाट इज अरेंजमेंट? अरेंजमेंट में सपोज ग्रुप ऑफ पर्सन आपको दिया गया है या उसका ग्रुप ऑफ प्लेसेस दिया जाए और कुछ इंफॉर्मेशन पास ऑन किया जाता है. उस इंफॉर्मेशन को क्रैक करके, डिकोड करके आपको सवाल पूछा जाता है, उन सवालों का आपको जवाब देना पड़ता है. अरेंजमेंट जनरली उसको हम लोग तीन तरह में ब्रेक कर सकते हैं. फर्स्ट इज लीनियर अरेंजमेंट. अब लीनियर अरेंजमेंट क्या होता है? इसमें हम लोग एक स्ट्रेट लाइन में क्वेश्चन को डिकोड कर सकते हैं. सपोज एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए बी सी डी एंड ई, दे आर फाइव फ्रेंड्स. वो एक लाइन में बैठे हुए हैं और उनका हाइट बताया हुआ है कि ए इज टॉलर देन बी, बी इज शॉर्टर देन ई, और तब मुझे बताना है फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू द टॉलेस्ट. ये मुझे ऑर्डर यदि बताना हो, तो इस तरह के सवाल में जहां पे एक ही लाइन में हम उसको सॉल्व कर पाए, वो कहलाता है लीनियर अरेंजमेंट. फिर एक होता है सर्कुलर अरेंजमेंट, कि एक सर्कल दिया हुआ है, इसके अलोंग पांच लोग या चार लोग बैठे हुए हैं, कुछ फिर इंफॉर्मेशन पास ऑन किया गया है कि ए के राइट में बी है, ए के लेफ्ट में बी है, कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन दिया गया है और आपको वो अरेंजमेंट करना है. दैट इज सेड टू बी एज सर्कुलर अरेंजमेंट. और तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट. ये सबसे इंपॉर्टेंट अरेंजमेंट होता है. इस तरह का सवाल ज्यादा आते हैं कैट में, जहां पे मोर देन टू डायमेंशन दिया गया है. मतलब सपोज कोई ऐसा सवाल जहां पे ए बी सी डी फाइव फ्रेंड्स है, उनके एजेस के बारे में बताया गया हो, उनके क्लास के बारे में बताया गया हो, वो कहाँ रहते हैं उनके सिटी के बारे में बताया गया हो. इस तरह का सवाल को सॉल्व करने के लिए हम टेबल बनाते हैं. तो ये अरेंजमेंट हम लोग अगले क्लास में करेंगे. आज हमारा फोकस होगा लीनियर अरेंजमेंट एंड सर्कुलर अरेंजमेंट पे. नाउ सॉल्व कैसे करते हैं अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चन को? सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट इंफॉर्मेशन खोजते हैं. ना व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट इंफॉर्मेशन? अब डायरेक्ट इंफॉर्मेशन का मतलब ये होता है, सपोज एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं कि ए बी सी डी ई पांच फ्रेंड हैं. ए एक्सट्रीम लेफ्ट में बैठा हुआ है, एक्सट्रीम लेफ्ट. बी ए के राइट में है, सी डी से दो पोजीशन लेफ्ट में है. ना पहला स्टेप जो मैंने बताया एक्सट्रीम लेफ्ट पे है, ये एक डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है. क्यों? क्योंकि इसको हम डायरेक्टली प्लेस कर सकते हैं. एक्सट्रीम लेफ्ट मतलब एक को हम यहां डायरेक्टली प्लेस कर सकते हैं. therefore डायरेक्ट इंफॉर्मेशन. अब वो सारी इंफॉर्मेशन जिनको हम डायरेक्टली प्लेस नहीं कर सकते हैं, दे आर सेड टू बी एज इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन. उनको हम इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन कहते हैं. और वो तभी हम उसको प्लेस कर पाते हैं जब पहले हम डायरेक्ट इंफॉर्मेशन को फिल कर देते हैं. उसके बाद इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन को फिल करना बहुत आसान हो जाता है. अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है जो आपको ख्याल रखना है while सॉल्विंग रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस. अपने मन से कुछ भी एज्यूम नहीं करना है.
जैसे एज्यूम नहीं करना, इसका एग्जांपल मैं समझा रहा हूं। सपोज दिया है क्वेश्चन में सिटिंग नेक्स्ट या सिटिंग एडजेसेंट। अब जनरली नेक्स्ट का मतलब हम लोग क्या निकालते हैं कि ए के राइट हैंड साइड बी, ये हम लोग जनरली इसका मतलब निकालते हैं, पर वो उसका मतलब नहीं होता है। नेक्स्ट का मतलब या तो लेफ्ट हो सकता है या तो राइट, दोनों तरफ हो सकता है। लेफ्ट हैंड साइड भी हो सकता है, राइट हैंड साइड भी हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ख्याल रखना पड़ेगा। सेकेंडली, सिटिंग राइट लेफ्ट हमेशा डज नॉट मीन कि लेफ्ट और राइट। सपोज क्वेश्चन दिया गया है कि दैट ए इज सिटिंग राइट ऑफ बी। अब इसका मतलब ये नहीं होता है कि इमीडिएटली बी। ए इज सिटिंग राइट ऑफ बी मतलब बी कहीं भी बैठ सकता है। ए के राइट हैंड साइड में यहां भी बैठ सकता है, यहां भी बैठ सकता है, यहां भी बैठ सकता है, कहीं भी बैठ सकता है। जब ये वर्ड इमीडिएटली डाल दिया जाए, ए इज सिटिंग इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ बी, तो दैट मीन्स बी यहां है, तो ए उसके इमीडिएटली लेफ्ट में है। देन इसका मतलब होता है जस्ट बगल में। अदरवाइज राइट और लेफ्ट का मतलब होता है कहीं भी राइट और कहीं भी लेफ्ट। ना सबसे अच्छा तरीका है किसी भी रीजनिंग बेस्ड सवाल को समझने का एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल में आपको समझाना और भी आसान होगा। देयरफॉर अब मैं क्या कर रहा हूं, एक बहुत ही आसान सवाल से स्टार्ट कर रहा हूं। पहले हम लोग आपका कंसेप्ट बिल्डअप करेंगे, एक बार कंसेप्ट बिल्डअप हो जाएगा फिर हम लोग डिफिकल्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। ना एक क्वेश्चन दिया गया है, 9% पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स आर सिटिंग इन अ रो टू गेट द फोटोग्राफ क्लिक। उनका एक मुझे फोटोग्राफ बनाना है। Q is at one end of the row. W is seated adjacent to both U and V. R is to the immediate right of S and at third place to the right of T. P is immediate left of U and U is at the third place to the left of Q. ये इंफॉर्मेशन बहुत सारा दिया गया है, आपको इन इंफॉर्मेशन को डिकोड करना है और एक सिंपल लाइन में इसको सॉल्व करना है। और फिर सवाल पूछा जाता है, हु इज सिटिंग एट द सेंटर ऑफ द रो, रो के बीच में कौन बैठा है, और चार ऑप्शन दिया गया है। तो इस तरह का सवाल को सॉल्व करने का सबसे, इस तरह का सवाल में फायदा ये होता है कि एक बार आपने डिकोड कर लिया, आपने सारे लोगों को उसके रेस्पेक्टिव पोजीशन में बैठा दिया, देन जितने भी चार पांच सवाल हैं वो तुरंत बन जाते हैं। इट वुड हार्डली टेक 30 to 40 सेकेंड टू सॉल्व ईच ऑफ द 5 क्वेश्चंस। बस वो डिकोड करना और सबके पोजीशन में पहुंचाना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस तरह के सवाल में। Therefore, अब मैं हम इस तरह का सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो हम ये देखेंगे इसमें डायरेक्ट इंफॉर्मेशन क्या क्या दिया हुआ है। डायरेक्ट इंफॉर्मेशन का मतलब जिनको हम डायरेक्टली प्लेस कर सकें। जैसे एक हम ये स्टेटमेंट देख रहे हैं, Q is at one end of the row। अब ये एक डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है। क्यों? क्योंकि ये बोल रहा है वन एंड ऑफ द रो, इट मींस Q या तो एक्सट्रीम लेफ्ट में होगा या एक्सट्रीम राइट में होगा। तो Q का दो ही पोजीशन है, या तो एक्सट्रीम लेफ्ट या तो एक्सट्रीम राइट। देयरफॉर इट्स अ डायरेक्ट इंफॉर्मेशन। फिर बोल रहा है W इज सीटेड एडजेसेंट टू बोथ U एंड V। अब ये डायरेक्ट नहीं है, बिकॉज जब तक मुझे U और V का पोजीशन पता ना हो हम W को प्लेस नहीं कर पाएंगे। देयरफॉर दिस इज सेड टू बी एज इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन। R इज इमीडिएट राइट ऑफ S। अब यहां वर्ड इमीडिएट दिया है, इसका मतलब जस्ट बगल में। लेकिन जब तक मुझे S का पोजीशन नहीं पता चलेगा हम R को प्लेस नहीं कर पाएंगे। एंड थर्ड प्लेस टू द राइट ऑफ T। अगेन जब तक T का पोजीशन नहीं पता चलेगा हम R को अगेन नहीं प्लेस कर पाएंगे। P is immediate left of U। अगेन इट्स अ इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि जब तक मुझे U का पोजीशन पता न चले हम P को प्लेस नहीं कर पाएंगे। एंड लास्टली इट सेज U is at third place to the left of Q। अगेन इनडायरेक्ट, एक बार हमने Q को प्लेस कर लिया तो हमें पता चल जाएगा U कहां है। तो ये आपको ध्यान देना है कि आपको स्टार्ट किससे करना है, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन से। देयरफॉर इस सवाल हम किससे स्टार्ट करेंगे, Q से स्टार्ट करेंगे ना। बच्चों आप एक काम कर सकते हो, इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए आप पॉज कर लो, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। इफ यू आर अनेबल टू सॉल्व इट देन यू गो फॉर द सॉल्यूशन, जो अगले 3-4 स्लाइड में मैंने सॉल्यूशन समझा रखा है। पहले आप अपने एंड से ट्राई करो।
फाइन, जैसे मैंने समझाया था, हम स्टार्ट किससे करेंगे? हम स्टार्ट करेंगे क्यू से। क्यू इज एट वन एंड, देयरफॉर हमारा कितना केस बनेगा? दो केस बनेगा। या तो क्यू एक्सट्रीम लेफ्ट में हो सकता है, या तो क्यू एक्सट्रीम राइट में हो सकता है। देयरफॉर मैंने दो केस बना लिया, क्यू, एक ये केस और एक ये केस। बट एक स्टेटमेंट दिया हुआ है u इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ q, तो यदि हम q को यहां बैठाते हैं तो u के लिए कोई पोजीशन नहीं बच जाएगा। देयरफॉर पहला केस सही नहीं है, तो इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। हम सेकेंड केस से कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पे दिया हुआ है u इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ q, q तो एक्सट्रीम राइट है। अब थर्ड काउंट कर लेंगे, 1 2 3, देयरफॉर u को कहां प्लेस कर देंगे? थर्ड लेफ्ट पे प्लेस कर देंगे। हेंस u और q को हमने प्लेस कर दिया। इसके बाद एक स्टेटमेंट बोल रहा है p इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ u। ये भी बहुत आसान हो गया। अब हमें u पता है, u कहां है? थर्ड पोजीशन में है, देयरफॉर p कहां आ जाएगा? p से जस्ट इमीडिएट लेफ्ट पे आ जाएगा। नाउ इसके बाद बोल रहा है w इज सीटेड एडजेसेंट टू बोथ u एंड v। तो u यहां पे है और W कहां है? U और V के एडजेसेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि W U और V के बीच में है, कि दोनों के एडजेसेंट होना है उसको, तो W को U एंड V के बीच में होना पड़ेगा। नाउ इफ U यहां पे है, यदि हम V को यहां डालेंगे तो P यहां बीच में आ जाएगा, देयरफॉर V यहां नहीं आ सकता। V को हमें कहां डालना पड़ेगा? यहां पे डालना पड़ेगा, सच दैट W बीच में आ पाए। देयरफॉर हमने V को यहां डाला और W को U और V के बीच में डाल दिया। देयरफॉर अब तक हमारे पास कितने लोगों को हमने प्लेस कर दिया? 5 लोगों को, P U W V Q। अभी 4 लोगों को हमें और प्लेस करना है। और हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो एक इंफॉर्मेशन बोल रहा है R is to the immediate right of S and at third place to the right of T। अब ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि R कहां है? थर्ड प्लेस टू द राइट ऑफ T। अब 4 ही लोग बचे हैं और R T के थर्ड पोजीशन में है, देयरफॉर T के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, T को स्टार्टिंग पॉइंट में होना पड़ेगा। Therefore, T has to be placed at the first position और R 3 पोजीशन बाद है, therefore R has to be at this position। इसके बाद बोल रहा है S is immediate right, सॉरी R is immediate right of S। R जो है S के immediate right पे है, therefore S को यहां आना पड़ेगा। S यहां आ जाएगा, R यहां आ जाएगा और T यहां आ जाएगा। नाउ एक ही आदमी बचा है, कौन बचा है? X, और एक ही स्पेस भी खाली है, देयरफॉर X बाय डिफॉल्ट यहां पे फिक्स हो जाएगा। देयरफॉर हमने सारा अरेंजमेंट हमने क्या कर लिया? पूरा कर लिया। स्टार्टिंग विथ T X S R P U W V Q। एक बार हमने ये अरेंजमेंट कर दिया, अब जितने भी सवाल हैं वो बहुत आसान हो जाते हैं। अब जैसे पहला सवाल पूछ रहा है कि सेंटर में कौन बैठा है, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं सेंटर में P बैठा है, देयरफॉर P इज एट द सेंटर, जो कि ऑप्शन बी है, हेंस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हु इज एट द अदर एंड ऑफ द रो। अदर एंड ऑफ द रो, 4 ऑप्शन दे रखा है। अब ऑलरेडी हमारा फाइनल अरेंजमेंट बन चुका है। एक एंड में क्यू बैठा हुआ है, हमें पूछ रहा है अदर एंड, दैट मींस लेफ्ट एंड। एक्सट्रीम लेफ्ट में कौन है? हम देख रहे हैं यहाँ पे टी है, देयरफॉर टी इज एट द एक्सट्रीम एंड, अदर एंड, हेंस ऑप्शन बी। टी कहां पे दे रखा है? ऑप्शन बी भी दे रखा है, हेंस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मैंने आपको समझाया एक बार टेबल बन जाए उसके बाद सवाल बहुत ही आसान हो जाता है। फिर तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू।
T is 2 seats away from P. S is at one extreme end. V and X are neighbors. There is 1% between R and U. अगेन हमारा ऑलरेडी फाइनल अरेंजमेंट बना हुआ है। पहला 3 ऑप्शन जो दिया है वो तीनों गलत है, आप खुद से ट्राई करके देख सकते हो। बट चौथा ऑप्शन दे रखा है, इट सेज 1% बिटवीन आर एंड यू। तो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं आर एंड यू के बीच में एक ही आदमी है, पी। देयरफॉर ये एक सही आंसर है और ये ऑप्शन डी है। देयरफॉर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Now, fourth question says, what is the position of U with respect to S? Second to the right, second to the left, third to the right, fourth to the left. ये 4 ऑप्शन दे रखा है। अगेन यदि हम फाइनल अरेंजमेंट को देखें तो देख रहे हैं U इज थर्ड टू द राइट ऑफ S। S यहाँ पे है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। U कहाँ पे है? थर्ड राइट पे है। Therefore हम बताएंगे U इज थर्ड राइट ऑफ S, जो कि ऑप्शन सी है। Therefore ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। And last question, if all the persons are allowed to sit alphabetically from left to right, then the position of how many person will remain unchanged? अब इस सवाल का क्या मतलब हुआ कि जितने लोगों का हमने अरेंजमेंट किया है उनको अल्फाबेटिकली बैठा दे इन ऑर्डर ऑफ द पोजिशन। जो स्टार्ट होता है अल्फाबेटिकली, कैसे स्टार्ट होता है? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। उस ऑर्डर में यदि हम प्लेस करें तो कितने लोगों का पोजिशन अनचेंज रहता है, ये बताना है हमें। नाउ वी ऑब्जर्व हमारा फाइनल अरेंजमेंट ये है। अब इसको मुझे अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या आएगा? पी, फिर क्यू, फिर आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स। इनको हमने क्या कर दिया? अल्फाबेटिकली अरेंज कर दिया। अब देखना है कितने लोगों का पोजीशन अनचेंज रहता है ना। टी का पोजीशन तो बदल चुका है, टी अब यहां आ चुका। एक्स का पोजीशन ही बदल चुका है, एस का पोजीशन ही बदल चुका है, आर भी बदल चुका है, पी का पोजीशन बदल चुका है। बट यू का पोजीशन नहीं बदला है। देयरफॉर यू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डब्ल्यू भी बदल चुका, वी भी बदल चुका, क्यू भी बदल चुका। हैंस हम ऑब्जर्व करते हैं यू ने अपना पोजीशन नहीं बदला। हैंस ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एक ही लोगों ने अपना पोजीशन नहीं बदला। तो दिस वाज फर्स्ट सेट। अब एक और सेट करते हैं। P, Q, R, S, T are sitting in a circle facing the center. R is immediate left of T. T is between S and T. और फिर 4 क्वेश्चन पूछा है। Who is immediate left of R? Now this is a case of circular arrangement. एक सर्कल के अराउंड 4 लोगों को मुझे 5 लोगों को मुझे बैठाना है। तो इस तरह के सवाल में हमें 2 चीज ऑब्जर्व करना होता है। एक होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फाइन। अब सपोज ए बंदा यहां है, इसके राइट हैंड साइड में कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा इनके राइट हैंड साइड। और इसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा इनके लेफ्ट हैंड साइड। तो ये बस आपको ध्यान देना है इन केस ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट। जो वीडियो को पॉज करें थोड़ा देर के लिए, ट्राई करें। ये मैंने जानबूझ के बहुत ही आसान सवाल लिया है, ये आप लोग सॉल्व हो जाएगा और फिर सॉल्यूशन आप लोग नेक्स्ट कुछ स्लाइड में देख सकते हो। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि P S और T के बीच में है। तो P को हमने प्लेस कर दिया। अब ये 2 केस बन जाएगा, या तो P यहां पे है तो S इधर होगा और T इधर हो सकता है, या एक और केस बन सकता है कि T इधर आ जाए और S इधर आ जाए। बट ये भी दे रखा है कि R इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T। R कहां है? T के इमीडिएट लेफ्ट पे है। देयरफॉर यदि ये केस हम लेंगे तो इसके लेफ्ट में P है। देयरफॉर ये केस हम नहीं ले सकते। हैंस सेकेंड केस ही वैलिड प्रोपोजिशन है। हैंस इसी केस को लेके हम आगे बढ़ेंगे। दे रखा है कि Q जो है R और S के बीच में है। अब S यहां पे है और Q R और S के बीच में बैठा हुआ है।
therefore r इधर नहीं आ सकता, r को यहां आना पड़ेगा और q को उसके बीच में बैठना पड़ेगा। therefore q has to sit between r and s और फाइनली यही सर्कुलर अरेंजमेंट हमारा हो जाएगा। अब पहला सवाल पूछ रहा है हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर। आर के लेफ्ट में कौन है? आर के लेफ्ट में कौन है? आर के लेफ्ट में क्यू है। देयरफॉर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हु इज इन सेकंड पोजीशन टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। क्यू से दूसरे पोजीशन लेफ्ट में कौन है? अब हमारा फाइनल अरेंजमेंट तो बन चुका। अब क्यू से दो पोजीशन लेफ्ट जाना है, पहला पोजीशन ये और सेकंड पोजीशन ये। देयरफॉर हम देख रहे हैं P is second left of Q, hence option A is the correct answer. To find the answer to the above question, which of the following statement can be dispensed with? इसका मतलब क्या हुआ कि जो पहला क्वेश्चन नंबर 6 और 7 हमने सॉल्व किया है वो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हम हटा दें फिर भी उन दोनों क्वेश्चन का हम आंसर पा सकते हैं। यदि सपोज हम इस स्टेटमेंट को हटा दें तो क्या आंसर 6 और 7 मिल पाएगा हमें? या सपोज हम इस स्टेटमेंट को हटा दें तो क्या आंसर 6 और 7 हमें मिल पाएगा? या सपोज इस स्टेटमेंट को हम हटा दें तो क्या क्वेश्चन 6 और 7 का आंसर हम ला पाएंगे? ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से हम कौन सा स्टेटमेंट को हटा सकते हैं। तो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि तीनों स्टेटमेंट बहुत जरूरी है। पहला स्टेटमेंट से हम सर्कल बना रहे हैं, सेकेंड स्टेटमेंट से हमें पता चल रहा है कि आर इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी है, जब तक ये हमें इंफॉर्मेशन ना मिले हम फाइनल अरेंजमेंट नहीं बना पाएंगे। और थर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, therefore क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को आंसर करने के लिए हमें सारे इंफॉर्मेशन का जरूरत है, तो हम कोई भी इंफॉर्मेशन को डिस्पेंस नहीं कर सकते। hence none of information can be dispensed with, hence option A is the correct answer. होपफुली आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आज मैंने बहुत ही आसान सवाल लिया है। कुछ कंसेप्ट्स और भी हैं जो हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। आज के लिए इतना ही, कंसेप्ट वाइज इतना ही। अब आपको क्या करना है, हमारे साइट एडुडेव इन्फिनिटी पे जाके प्रैक्टिस करना है। बहुत सारा क्वेश्चन ऑलरेडी वहां अपलोडेड है, मोर देन 10,000 क्वेश्चंस। और सारे जो जितने भी कैट एक्सपर्ट्स हैं वही वो क्वेश्चन बनाते हैं और जितना भी क्वेश्चन है वो पर्टिनेंट है, बिल्कुल कैट टाइप है। हेंस प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि एक कहावत है प्रैक्टिस मेकर्स द मैन परफेक्ट। हेंस हम लोग बाकी कंसेप्ट नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।